विद्यार्थियों नमस्कार। डॉक्टर के की हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट हिंदी की तमाम परीक्षाओं के लिए, एमए की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए और हिंदी साहित्य को समझने के लिए आप मेरे चैनल पर जब चाहें तब आ सकते हैं। इत्मीनान से सुनिए। हमने करीब 200 वीडियो अपलोड किए हैं। छोटे छोटे शॉर्ट तो बहुत सारे अपलोड करके रखे हैं। तो आपको जब भी समय मिलता है प्लीज़ आप आके देखिए और लाभ लीजिए। धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ बढ़ते रहिए। टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। आप उसका जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरह से भी उपयोग करना चाहते हैं, उपयोग कीजिए। उससे निश्चित रूप से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा और ये लाभ जो मिलेगा वो आपके लिए हर लिहाज से बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तथ्य और इस सत्य को अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाएगी। और देखिए, जब भी समाज में कुछ परिवर्तन होता है तो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जिसको हम सोशल कहते हैं ना, मतलब पूरा उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो उसका आप जितना अधिक एक्सप्लोर कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसका एडिक्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। दिन रात उसी में डूबना, गुने रहना, वो मेंटल हरासमेंट है, आपको इल कर सकता है, बीमार कर देगा। लेकिन अगर उसका आप सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। और आप जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको उसका लाभ जरूर नजर आएगा। तो हम बात कर रहे हैं रीतिकाल के साहित्य की, रीतिकालीन चेतना पर बातचीत करेंगे आज। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल भक्ति काल और आधुनिक काल से किस मामले में अलग है। और यहाँ पर भी राम को याद किया है, यहाँ पर भी कृष्ण को याद किया है, लेकिन यहाँ श्रृंगारिकता है। भाषा इनकी भी ब्रज भाषा ही है। इनका साहित्य राजा महाराजाओं के दरबारों में लिखा गया है, राजमहलों में रचा गया साहित्य है। इसलिए उसमें कहीं न कहीं आम आदमी का जो जीवन संघर्ष है वो नजर नहीं आता है। कहते हैं ना कि जब इंसान सफल हो जाता है, सुख में होता है ना, तो उसके बाद ना वो क्लासिकल साहित्य किया, मतलब उस जीवन का फिर एंजॉय करने लगता है वो। उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह का आराम है। भाई सफल होने के बाद ही तो आप विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, इंडिया गेट बनवाएंगे ना, गेट ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार बनाए, ताजमहल बनवाए, जो भी बनवाना आपको, बड़ी चीजें बनवाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने भी अपने जीवन में जो कुछ हासिल करना था, सफल होने के बाद ही सब कुछ हासिल किया। इसलिए सफलता अर्जित करना भी बहुत जरूरी है। और सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग अलग तरह के हैं। अब आपके लिए किस तरह के मायने हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन धन कमाने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को बेहतर करना, अपने आप को एक बुलंद रवैये के साथ जिंदगी जीना और स्वाभिमान के साथ जीना और अपनी उन शर्तों के साथ जीना, मुझे लगता है कि वही सफलता है। बाकी आप चमचागिरी करके, दलाली करके अगर सफल भी होगे तो क्या हो जाएगा उससे? कहाँ हम अपने भीतर की उस आवाज के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे, उसके साथ कहाँ हम सच्चाई से बात कर पाएंगे, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो रीतिकाल का जो समय है वो आमतौर पर 1643 से 1843 का मानते हैं। शुक्ल जी 1700 से 1900 तक का समय उसका मानते हैं। और इसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। इसको मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, शिव प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल कहा है। क्योंकि रीति मतलब उन सारी चीजों का निर्वाह करने वाला होने के कारण, कौन सी, जो चाहे कविता में चली आ रही हो, चाहे राजा महाराजाओं की सामंती परंपरा में चली आ रही हो, चाहे वो सारे सरोकार जो उन लोगों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहे, जो सत्ता में बैठे रहे, जो सबसे ऊंचे वाले पायदान पे थे और जिन्होंने उसका पूरा एक्सप्लोर किया। और आप देखते हैं कि आप जब इतिहास में पढ़ेंगे, मतलब उस लिटरेरी इतिहास में बहुत बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे चतुर सेन शास्त्री बड़े साहित्यकार हैं, उनके आप उपन्यास पढ़ेंगे, उनकी कहानियां पढ़ेंगे, तो राजा महाराजाओं के रंग महलों में क्या होता था, इनके अंदर की रंजिशें क्या थी, इनके अंदर की क्या समस्याएं थी, जिसके कारण इनके राजमहलों में एक सूनापन, एक ठहराव आ गया था। और कैसे इनका जन संपर्क खत्म होता गया था। और कैसे ये लोग, चाहे मुगलों के साथ हो, चाहे अंग्रेजों के साथ, किस तरह से कंप्रोमाइज कर बैठे थे और अपने ऐश आराम की जिंदगी में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे। तो उस तथ्य को हम इतिहास के आलोक में जब समझेंगे तो बहुत सारे फैक्ट हमें समझ में आएंगे।
अगर हम उसको इतिहास के आलोक में नहीं समझ पाएंगे तो हमें बहुत सारे फैक्ट नहीं पता चलेंगे। राजनीति का सत्य अलग है, साहित्य का सत्य अलग है, और जो सोशल साइंस का जो सत्य है उसको समझने की आवश्यकता है। वो हमारे सामने बहुत सारे फैक्ट ओपन करता जाता है। जिस सबाल्टन डिस्कोर्स की हम बार बार बातचीत करते हैं, वह सबाल्टन डिस्कोर्स इस प्रकार के चिंतन के जो गंभीर आयाम है, जो गंभीर गंभीर सूत्र है, कहीं न कहीं उनकी पड़ताल बड़ी गहराई के साथ करता हुआ नजर आता है। तो देखिए, मिश्र बंधुओं का तर्क है कि इस काल में कविता अलंकृत करने, उसको श्रृंगार काल कहें, रीति काल कहें, नहीं कहें, वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हम महत्वपूर्ण इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से श्रृंगारिकता या रीतिकाल की जो कविता है, रीतिकाल के जो कवि है, वो किस तरह से राजा महाराजाओं के दरबार में अपने सुख चैन के साथ लिख पढ़ रहे थे, और कहीं न कहीं वो संगीत का भी भला कर रहे थे, कविता का भी उस तरह से भला कर रहे थे कि कविता को समृद्ध बना रहे थे। लेकिन वो कविता जीवन संघर्ष का कितना हिस्सा थी, नहीं थी, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। फिर लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की, फिर आचार्य बनने की एक अजीब सी होड़ जो संस्कृत साहित्य में लगी रही। हर कोई अपने आप को आचार्यत्व की पदवी की बात बार बार की जाती है। और ज्ञान का जो संसार है, इसमें प्रेम के संसार का कोई स्थान नहीं है। लेकिन रीतिकाल तो प्रेम और भोग विलास की जो तमाम बातें हैं उनको हमारे सामने रेखांकित करने वाला साहित्य है। तो इस काल में काव्यांग निरूपण भी किया गया, रीति ग्रंथ भी लिखे गए, और रीति की प्रधानता रही, इसलिए रीतिकाल कहा गया है। और चिंतामणि कृत रस विलास और मतिराम कृत रस राज से माना जा सकता है। यद्यपि इनकी रचना 1633 तथा रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि, जिनकी रचना 1853 के आसपास की है। तो इस तरह से कह सकते हैं आप, मैंने कहा ना कि वो ऐतिहासिक जो विमर्श है उसमें, मतलब वो डिस्कोर्स, उसमें हम नहीं जा रहे हैं कि इस काल को क्या नाम दिया जाए। अब देखिए, इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी कि ये समय था कि मुगलों का जो वैभव था, उनका समय जा रहा था और अंग्रेजों का समय आ रहा था। शाहजहां ने ताजमहल, मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1658 में के पुत्रों औरंगजेब और दाराशिकों में किस प्रकार से सत्ता संघर्ष होता आप जानते हैं इस तरह से। और औरंगजेब बाद में से अपने भाई को मार देता है और किस तरह से दिल्ली की गद्दी पर राज कब्जा कर लेता है ना। तो समाज में इस तरह से एक टॉलरेंस बढ़ रहा था, असहिष्णुता बढ़ रही थी। और इधर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद किस तरह से बाकी जो सारे जो उसके उत्तराधिकारी थे इतने पावरफुल नहीं थे, तो सत्ता कमजोर हो जा रही थी और तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपने साम्राज्य चला रहे थे। और उधर 1738 में नादिर शाह आक्रमण करता है और किस प्रकार से दिल्ली को लूट के ले जाता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने फिर आक्रमण किया, वो भी खूब सारा लूट के ले गया सामान यहाँ से। और अंग्रेजों ने तब तक अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित नहीं किया था, यानी कि वो स्थापित करने की प्रक्रिया में ही चल रहे थे। और देखिए कि 1803 ईस्वी तक लगभग उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमा बैठे थे। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी और मुगल साम्राज्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और 1857 की क्रांति के साथ किस प्रकार से उसने पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा ली थी, और तमाम तरह के प्रतिरोध के स्वर को, जो भी उनके खिलाफ था, उसको पूरी तरह से उन्होंने तहस नहस कर दिया था, खत्म कर दिया था। और हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको भी उन्होंने लगभग खत्म कर दिया था। ठीक है। और सामाजिक स्थिति ये थी कि सामंतवादी जो प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था, और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता पीस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति के रूप में माना जाने लगा, और विलास के उपकरण का संग्रह करना एवं सुरासुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। क्योंकि भाई कंप्रोमाइज कर लिया आपने, टैक्स दे रहे हैं अंग्रेजों को तो कुछ टेंशन नहीं है, फिर आप भोग विलास कीजिए अपना। जनता को तो अकाल पड़े, चाहे महामारी आए, चाहे कुछ भी हो, उसको टैक्स देना ही है। आपको पता ही होगा कि देश के आजाद होने के बाद हमारे किसान लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, सरकार ने टैक्स नहीं लिया कृषि टैक्स पर। लेकिन उससे पहले आप सामंती शासन में तो जो गरीब लोग थे, जो किसान लोग थे, उनकी स्थिति सबसे खराब थी भाई। आज लोग कहते हैं कि देश की आजादी में क्या मिला और हमारे लिए लोगों ने क्या किया, तो उनको इस बात का पता नहीं है इतिहास का, कि सामंती शासन में किस प्रकार से, मतलब
आपके पास कोई राइट नहीं था। आपको बोल दिया है तो बोल दिया है तो करना है, फ्री में काम करना है, बेगारी भी करनी है, जो कुछ करना है करना है, भले आपके घर में खाने का दाना हो या नहीं हो। राजमहल के लिए, राजा के लिए, सामंत के लिए आपको टैक्स भी देना है, फ्री में काम भी करना है। कई बार अपनी महिलाओं को भी भेजना पड़ता था उनके राजमहल में, है ना। तो इस प्रकार का जो दोहन शोषण जिसको कहते हैं जिस चीज से आपको घिन आ जाएगी एकदम, इस प्रकार का सिस्टम था वो। और वही लोग अपने आप को महान भी बताते हैं और चरित्र की बात भी करते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे तो आप उनकी बातें सुन भी नहीं पाएंगे, ये स्थिति है। उनको रिग्रेट करना तो कहीं दूर रह गया। वो एक अलग ही चेतना के साथ, एक अलग ही तरह से, मतलब कहते हैं जो उस वापस उस डोमिनेशन को, उस हायरार्की को और हेजेमनी को वापस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और लोकतंत्र को रिमूव करने का चाहते हैं। कि लोकतंत्र क्यों, कि बाकी लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार क्यों, ये सब शासन करने का अधिकार तो हमारा है। भोग विलास करना, ऐश आराम करना, सारी सुख सुविधाओं का भोग करने का अधिकार तो उस खुदा ने हमें दिया है भाई। आपको सिर्फ हमारे सामने दंडवत करना है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी सवाल पूछने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र में हैं आज, और हमारे पास तमाम तरह के राइट हैं। हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें कृतज्ञ नहीं होना, कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। जो लोग नेहरू के जमाने की पेंशन उठा रहे हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने क्या किया हमारे लिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पेंशन बंद कर दिए भाई। सरकारी संस्थान लगातार खत्म हो जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही है। लोग नौकरियां तो सरकारी चाहते हैं और धंधा प्राइवेट चाहते हैं अपना। ये कैसा अंतर्विरोध और कैसा समाज बना रहे हैं हम, कि जिनका खाया नमक उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कि जिन्होंने लोकतंत्र को स्टेब्लिश किया, जिन्होंने तमाम सरकारी संस्थान खड़े किए और एक पूरे की पूरे पीढ़ी को तैयार किया, उन तमाम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जो सदियों से उस क्षेत्र में थे ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आज उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया। वो तो देशद्रोही लोग थे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है देश के निर्माण में। और उन्हीं के द्वारा चलाई हुई पेंशन आज बुढ़ापे में उठा रहे हैं और उन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो लोकतांत्रिक जो प्रोसेस होता है, अगर हम जब तक, क्यों तो इसलिए कहते हैं ना कि लोकतंत्र की जो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। यूरोप का समाज पिछले 500 साल से उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, इसलिए वो लोकतंत्र का महत्व समझता है, लोकतांत्रिक प्रोसेस समझता है। इंग्लैंड को ही देख लीजिए आप, वहां जो हमारे इन्फोसिस के जो क्या नाम है उनका, नारायण मूर्ति के जो दामाद दामाद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन देखिए कैसे खत्म हो गया। एक वादा पूरा नहीं कर पाया तो वहां से हटा दिया गया उनको, और आज उनका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया। और हमारे यहाँ राजनीति में 80 साल का नेता हो गया फिर भी कुर्सी पे लटका हुआ है, वो रिटायर्ड होने का नाम ही नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र का वो प्रोसेस नहीं है। हमारी जनता उस चीज को जैसे वो चाहती नहीं, उस सामंती सिस्टम की मानसिकता से अपने आप को भी जैसे डिफेम कर ही नहीं पाई है। और वहां पर मैंने कहा ना कि वहां पे तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों का, कि आपको पार्लियामेंट में हर चीज का जवाब देना पड़ेगा भाई। आप इस तरह से छुप के बातों को फेक मीडिया के माध्यम से घुमा नहीं सकते हैं। आपके समय में अगर आप शासन चला रहे हैं और कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो कुर्सी छोड़ दीजिए। इसलिए लोकतांत्रिक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है समाज में और लोगों में। जनता को उस मानसिकता के लिए, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, प्रोसेस की मानसिकता के लिए तैयार करने में एजुकेशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रिलीजन कुछ ज्ञान दे सकता है आपको, लेकिन वो उस तरह की मानसिकता आपको नहीं, एक बैलेंस वाली मानसिकता नहीं बना पाएगा ना। और अगर आपको सिर्फ वहीं जाना है कि नहीं हम तो बस लगे हुए हैं, तो फिर लगे रहिए। तो ये वो समय था, कि इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार से वो लोग अपने भोग विलास में डूबे हुए थे। उन्हें जनता की पीड़ाओं से, जनता की समस्याओं से उनका दूर दूर तक कहीं कोई सरोकार नहीं था। सिर्फ टैक्स लेना था उनका, दोहन करना था, शोषण करना था, एब्यूज करना था, इंटॉलरेंस करना था। जो कुछ करना था कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पावर था भाई।
किसी भी कन्या का बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। हमने कहा ना कि उच्च वर्ग के लिए किसी भी लड़की, कोई लड़की पसंद आ गई किसी सामंत को, राजा को, तो उसको उठा ले जाते थे बस, पूछने वाले की कोई बात नहीं थी वहां पर। अभिजात वर्ग के हरम सुंदरी नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे, फिर भी वे वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे, है ना। उनके पास सुंदर सुंदर औरतें थी, फिर भी वो नई नई औरतें ढूंढते रहते थे। तो वेश्यावृत्ति ही थी वो राजमहल में। ये खुद लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये उस समय का यथार्थ बता रहा हूँ मैं अपने मन से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। समाज में काम वृत्ति की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया शिक्षक भी इसी काल में प्रचुरता में हुए। विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी। विवाहित स्त्रियां भी पति प्रेम न पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। निष्कर्ष ये कि समाज का नैतिक अंकुश शिथिल हो गया था और समाज पूरी तरह से भोग विलास में डूब चुका था। समाज मतलब जो समाज का जो कुलीन वर्ग है, आम आदमी की बात नहीं करें। आम आदमी तो वैसे ही अपनी दो दो जून की रोटी के लिए रो रहा था बेचारा, उसके पास क्या था। हमारे दादा परदादा बताते थे कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, खाने की तक मतलब अन्न नहीं था भाई। कपड़े की बात करना और अपने आप उस जमाने में सब सुख सुविधाओं का भोग करना उनके उनके लिए उसको सपने की बात थी सिर्फ। तो इस सामाजिक यथार्थ को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सामाजिक यथार्थ को नहीं समझेंगे और हम कुलीन वर्ग की जो हिंसा है, कुलीन वर्ग का जो वर्चस्व अगर उसको नहीं समझेंगे तो हम रीतिकाल की कविता को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। और एक क्रिटिकल सेंस बहुत जरूरी है। क्रिटिकल सेंस का डेवलप होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। आप भीड़ का हिस्सा बन जाएगा कोई भी समाज, तो वो समाज के लिए किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, कोई भी हो भले हो। इसलिए मैंने कहा ना कि लोकतांत्रिक सिस्टम और लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हम नहीं बनाएंगे, संस्थान नहीं बनाएंगे। देखिए इसलिए तो पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और न्यायपालिका भी है। और जनता का वोट का सिस्टम भी क्यों किया हुआ, ताकि बैलेंस रहे, चीजें बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर लोकतांत्रिक सिस्टम में चीजें, सामंती सिस्टम में चीजें बैलेंस नहीं थी, सब कुछ एक राजा के हाथ में सब कुछ था, वही सब कुछ डिसाइड करता था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो काबिल हो चाहे काबिल ना हो। पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, वही सारा पूजा पाठ, राज तिलक, जो कुछ करना वही करेगा। समाज का, दूसरी जाति का आदमी नहीं कर सकता है। यही तो प्रॉब्लम था ना। और लोकतंत्र में आज क्या है कि अगर आप काबिल है तो आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। उन सारी चीजों को तो ब्रेक किया डेमोक्रेसी ने, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने। देन व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ऑल ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, no social discrimination, no political discrimination. So all human being is equal. Then we give everyone cast their own vote, their same value, not any different value. So then we understand what is the democracy and why require democracy for human beings, for society, for nation and state. Then we better understand our right, our social reform, our affirmative action, and the many things. फिर देखिए सांस्कृतिक स्थिति क्या थी उस समय। अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृति मतलब एक एकता थी। लेकिन औरंगजेब बहुत कट्टर था, इसमें कहने की बात नहीं। उसने बहुत सारे मंदिर तोड़ाए, बहुत सारा मतलब एक धार्मिक उन्माद उसने फैलाने का काम किया, इसमें कोई शक नहीं है ना। और उससे एक सामाजिक जो पूरी एक कहते हैं ना घेजे में, मतलब सामाजिक जो समन्वय था कि वो टूटता बिखरता चला गया। ये सिर्फ कुलीन वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। आम आदमी जो किसान मजदूर वर्ग था, उसकी क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी काल की जो सांस्कृतिक स्थिति है उसमें औरंगजेब के साथ किस प्रकार से चीजें बहुत डिस्टर्ब होने लगती है। और देखिए कि मंदिरों मठों की मठाधीशी भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों की गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने लीलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्याडंबरों तक सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी एवं पंडित पुरोहित उठा रहे थे। हिंदी भाषी प्रांतों के निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता
के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। उत्तर भारत की जो विडंबना है, बड़ी अजीब विडंबना है। और देखिए, इस काल में चित्रकला, स्थापत्य, संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा, क्योंकि हमने कहा ना कि राजा महाराजाओं के दरबार में था ना, सुख सुख सुविधाएं थी, इसलिए इन चीजों का विकास होता है। इसको हम संगीत घराना कहते हैं ना, कि लखनऊ घराना, जयपुर घराना, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि राजा महाराजाओं का आश्रय था, सब कलाकारों को सुख सुविधाएं मिली हुई थी, तो इन चीजों में डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन आम जनता की जो स्थिति थी, आम जनता की जो पीड़ा थी, वो अलग तरह की थी। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ही प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवान खास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है ना। तो इस सब सारी चीजें इस काल में हो रही थी। अब देखिए, रीतिकाल के स्रोत कौन कौन से, तो देखिए कि देश के विभिन्न पुस्तकालय हैं। काशी नागरणी सभा की हमने बात की थी बार बार, उसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें मिलती है। फिर काशी नरेश पुस्तकालय, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा के राजा महाराजाओं की पुस्तकालय, नेशनल आर्काइव्स पुस्तकालय पटियाला, गायकवाड़ ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ोदरा, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का पुस्तकालय, गोविंद चतुर्वेदी, जवाहरलाल चतुर्वेदी मथुरा के पुस्तकालय, कैप्टन शूरवीर सिंह अलीगढ़ का पुस्तकालय, भवानी शंकर याज्ञिक का पुस्तकालय, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई, भारत जीवन प्रेस काशी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ, इंडियन प्रेस इलाहाबाद, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, गंगा ग्रंथागार लखनऊ, है ना। ये सारे जो प्रकाशन है, ये जो सारे पुस्तकालय हैं, ये जो राजा महाराजाओं ने जो ट्रस्ट बनाए हैं, वहां पर हमें बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी चीजें मिलती है, जहाँ के माध्यम से हम उस काल के बारे में और भी तथ्यात्मक और प्रामाणिक तरीके से हम जान सकते हैं। इनमें प्रथम दो वर्गों के स्रोत उपलब्ध पुस्तकें केवल विशिष्ट वर्ग तक सीमित है, जबकि बाकी सारी चीजों को आम आदमी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। अब देखिए, रीतिकाल को तीन तरह से देखा गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध परंपरा में वो कवि हैं जो रीति से बंधे हुए हैं, जैसे चिंतामणि, मतिराम देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दुलह, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह ग्वाल आदि। रीति मुक्त में वे कवि आते हैं जो रीति काल की जो नियमावली उसको ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसको मानते नहीं है, उसके खिलाफ जा रहे हैं। गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर है इसमें। फिर ऋषि सिद्ध में रीति काल की जो भी प्रवृत्तियां, उनके जो मास्टर माइंड है, यानी कि उसमें महारत जिनको हासिल है। रीतिकाल की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, भाषा शैली, कंटेंट फॉर्म दोनों को लेकर के, कंटेंट और फॉर्म यानी विषय वस्तु और उस बात को कहने का तरीका, लहजा, तो उसमें बिहारी का स्थान प्रमुख माना जाता है, और उनकी जो बिहारी सस्सई जो उनका ग्रंथ है, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन तीनों युगों की विशेषता, या मतलब इन तीनों प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। अब देखिए, रीतिकाल के जो प्रमुख कवि है, उसमें बहुत सारे कवि है रीतिकाल के, तो भाई चिंतामणि 1600 से 1685, भूषण 1623 से 1715, मतीराम 1604 से 1701, बिहारी 1595 से 1663, रसनिधि 1603 से 1660, जसवंत सिंह 1627 से 1729, कुलपति मिश्र 1603 से 1700, मंडन, आलम देव, सुरती मिश्र, नृपशंभु, श्रीपति गोप, गणानंद 1689 से 1739, रसलीन, सोमनाथ, रसिक सुमति, भिखारी दास, कृष्ण कवि, रघुनाथ, दुलह, गिरधर कविराय, सेवादास, राम सिंह, बोधा, नंदकिशोर, रसिक गोविंद, पद्माकर, प्रथम शाही, प्रताप शाही, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण, जगत सिंह, गिरधर दास, दीनदयाल गिरी, अमीर दास, ग्वाल कवि, चंद्रशेखर, द्विजदेव, सेनापति, केशव, ये सारे के सारे कवि इसी काल के हैं। ठीक।
और रीतिकाल में जो नाटक लिखने वाले हैं वो जसवंत सिंह का प्रबोध चंदोदय नाटक, नेवाज का शकुंतला नाटक, सोमनाथ का माधव विनोद नाटक, देव का देव माया प्रपंच नाटक, ब्रजवासी दास का प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये सब ब्रज भाषा में है। उसके बाद देखिए रीतिकाल के ग्रंथ मतलब प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, तो चिंतामणि का रामायण कृष्ण चरित्र और रामाश्वमेध, मंडन का जानकी जू का ब्याह पुरंदर माया, कुलपति मिश्र का संग्राम सार, लाल कवि का छत्र प्रकाश, सुरती मिश्र का रामचरित श्री कृष्ण चरित, सोमनाथ का पंचाध्यायी सुजान विलास, गुमान मिश्र नेषध चरित, राम सिंह जुगल विलास पद्माकर, हिम्मत बहादुर विरुदावली, रसिक गोविंद रामायण सूचिका सूचनिका ग्वाल, हमीर हट विजय विनोद गोप पच्चीसी, चंद्रशेखर वाजपेयी हमीर हट। ठीक है, तो इस प्रकार की तमाम रचनाएं इस काल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, और मतलब उस तरह से महत्वपूर्ण है कि मतलब उस काल को समझने के लिए उन चीजों का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है, इस लिहाज से उनको समझने की आवश्यकता है। और देखिए इस रीति काल की प्रवृत्ति में भक्ति काल से ही आरंभ से हुई थी, और सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रस मंजरी और कृपा राम की हित तरंगिणी में प्रवृत्ति उपलब्ध है। चरखारी की मोहन लाल मिश्र श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें श्रृंगार रस का सांगोपांग विवेचन है। इस प्रकार कर्णेश कवि का कर्णाभरण, श्रुति भूषण एवं भूभूषण नामक अलंकार ग्रंथ भी है। फिर रामा शुक्ल जी के अनुसार केशव को श्रेय है कि उन्होंने सभी काव्यांगों का निरूपण सर्वप्रथम शास्त्रीय पद्धति पर किया, किंतु हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा केशव की कवि प्रिया की रचना के 50 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। केशव का काव्यांग निरूपण भामह और उद्भट की परंपरा का है, जबकि परवर्ती रीति आचार्यों का काव्यांग निरूपण आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ की परंपरा का है। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं हैं जिनको हम आगे और विस्तार से समझेंगे। फिर देखिए हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रलोक एवं कुलव्यालम के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश, मम्मट और साहित्य दर्पण, विश्वनाथ का भी आधार लिया गया है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। तो चिंतामणि त्रिपाठी उस काल के बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि मतलब एक होता है ना कि खास तरह की प्रवृत्ति जब किसी रचना में आ जाती है, किसी काल में आ जाती है, उसको किस प्रकार से फॉर्मेट में लाते हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी ने उस सारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और वो बाद में एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में हमारे सामने आता है। कवियों ने कविता लिखने की प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे, अलंकार रस आदि लिखना, उसके बाद उनके कविता या स्वयं लिखना। रीतिकाल के कवियों में जो आचार्यत्व की बात बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आचार्य बनने की एक होड़ सी लगी रहती थी इन लोगों में भी। हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते हैं, वे वास्तव में कवि ही थे। अब देखिए कवि होना और आचार्य होना अपने आप में अलग बात है। आचार्य मतलब उस विषय का सांगोपांग जानकार, और कवि सिर्फ कविता ही लिखता है। आचार्य आलोचना, समीक्षा, कविता के सूत्र बनाना, उसकी परंपरा, उन सारी चीजों को डिसाइड करता है। इसलिए हम आचार्य शुक्ल कहते हैं ना, तो शुक्ल जी को मतलब एक आचार्य होना मतलब बहुत बड़ी बात है वो। ऐसा कहकर आचार्य शुक्ल ने इस रीतिकालीन ग्रंथ काव्य परंपरा के आचार्यत्व पर सवाल उठाया। आचार्यत्व के लिए सूक्ष्म विवेचन शक्ति एवं पर्यालोचन शक्ति की आवश्यकता होती, इसका अभाव इन कवियों में है। ठीक है, मैंने कहा ना कि आचार्य होना मतलब आप उस विषय के सांगोपान बहुत गहरे जानकार हैं भाई। आप इमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में आप कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको नोबेल मिलना है, जिसको आज आधुनिक काल में कहेंगे कि वो नोबेल प्राइज विजेता, चाहे अमर्त्य सेन हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे कोई दूसरा भी हो सकता है। तो अगर उस तथ्य को हम समझेंगे तो हमें और भी बहुत सारी प्रवृत्तियों का पता चल जाएगा। फिर काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी रीति ग्रंथों के लिए जरूरी है। मतलब इसमें नहीं होता है, इसलिए इनको आचार्य नहीं मान सकते हैं। इन रीति ग्रंथकारों का प्रमुख उद्देश्य कविता करना था, शास्त्र विवेचना। देखिए कि आचार्य मतलब जो शास्त्र का ज्ञाता हो। सिर्फ कविता लिखना अलग बात है, और शास्त्र को जानना, खंडन मंडन, मैंने कहा ना कि प्रवृत्तियां निर्धारित करना, उन सारी शास्त्र सम्मत बातें करने वाला ही आचार्य हो सकता है। काव्यांगों के सुव्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवेचन के लिए सुविकसित
गद्य का होना अनिवार्य है, किंतु उस समय तक गद्य का विकास न हो सकने के कारण पद्य में ही विवेचन होता था, जो अपर्याप्त था। परिणामतः विषय का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता था। ठीक एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर वे उसके उदाहरण देने में प्रवृत्त हो जाते थे। परिणामतः अलंकार आदि के स्वरूप का ठीक ठीक बोध नहीं होता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी बात भी है कि उसमें उदाहरण भी नहीं, वो सारी चीजें बनी, इसलिए भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। अलंकारों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है। काव्यांगों के लक्षण विवेचन अलंकारों के लक्षण भ्रममूलक, अपर्याप्त और अस्पष्ट हैं। उन्होंने केवल श्रृंगार रस के विवेचन में ही रुचि नहीं, अन्य रसों की भी प्राय उपेक्षा की गई है। इस प्रकार इनका रीति विवेचन एकांगी, एक पक्षी और अधूरा है। यह भी बात भी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उनमें उनको हम आचार्य नहीं बोल सकते, ऐसा शुक्ल जी ही बोलते हैं। शब्द शक्ति एवं दृश्य काव्य नाटक का विवेचन भी इन काव्य ग्रंथों में बहुत कम मिलता है। हिंदी के इन रीति ग्रंथकारों में मौलिक दृष्टि का अभाव है। देखिए, मौलिक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। आचार्य अगर उसके पास कोई मौलिक चिंतन नहीं है, वो सिर्फ दूसरों की कॉपी कर रहा है, दूसरों के पीछे चल रहा है, तो क्या मतलब उसका भी। इस तरह से रीतिकाल के जो कवि, उनकी काव्य विशेषता है कि उनके पास मौलिक चिंतन का अभाव है। जब आपके पास मौलिक चिंतन ही नहीं है, तो फिर आप आचार्य कैसे हो सकते हैं। ठीक किसी नए सिद्धांत या वाद की स्थापना हिंदी के लक्षण ग्रंथकार नहीं कर सके। ये भी बड़ी कमजोरी, मतलब कोई नया सिद्धांत, कोई नई चीज आप दे ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, आपको कैसे बड़ा स्थान मिलेगा फिर। ठीक हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, इन्होंने शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ और अपने मत को गौण मान लिया, इसलिए स्वाधीन चिंतन के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गया। यानी कि शास्त्र को ही सब कुछ मान बैठे और अपना जो मौलिक चिंतन था उसको स्थान ही नहीं दिया। इसलिए क्या होता है, जो खुद कुछ मौलिक चिंतन कर रहे हैं, मतलब उनका खुद का आत्मविश्वास ही खत्म हो गया कि शास्त्र में लिखा हुआ है, बस उसके आगे नहीं जाना है ना। तो देखिए, जब कोई चीज, समय बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुकी है, और अगर आपके अंदर उस समय परिस्थिति को बदले हुए विचार को एक्सेप्ट करने का साहस नहीं है, उस रीति को तोड़ने की ताकत नहीं है, तो आप कभी भी नया विचार कैसे दे पाएंगे। इसलिए उसको ब्रेक करने का साहस बहुत जरूरी है, जो कि इन रीतिकाल के रचनाकारों में बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। फिर देखिए कि हिंदी के इन रीति ग्रंथकारों का ज्ञान अपरिपक्व था। वे स्वयं आधे अधूरे कचरे, अध कचरे ज्ञान के आधार पर काव्यांग निरूपण कर रहे थे, अतः विश्लेषण और अस्पष्टता आनी स्वाभाविक है। यानी कि उनके पास भी अच्छा स्पष्ट ज्ञान नहीं था, वो भी आधे अधूरे काम चलाओ काम कर रहे थे। ये लक्षण ग्रंथकार काव्य मर्मज्ञ तो थे, पर विवेचन के लिए अपेक्षित कुशाग्र बुद्धि एवं चिंतन मनन का अभाव होने से वे किसी मौलिक उद्भावना का सूत्रपात न कर सके। देखिए, वो कह रहे कि उनको काव्य का मर्म तो पता था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और वो चिंतन मनन का इनके पास अभाव था। जो कि नया, कहते हैं ना कि कोई नई डिस्कवरी करने के लिए फिर कुछ सिक्स सेंस होना जरूरी है ना, आइंस्टाइन की तरह, होमी जहांगीर भाभा की तरह, डॉक्टर अंबेडकर की तरह, गांधी की तरह, मार्क्स की तरह, भगत सिंह की तरह। क्योंकि आप जब तक उस फॉर्मेट में नहीं आएंगे, तब तक आपके, भले ही आपके सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन अगर उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे। तो रीतिकाल के इन कवियों की ये बड़ी भारी कमी रही है। लेकिन नगेंद्र क्या लिखते हैं, हिंदी के रीति आचार्य निश्चय ही किसी नवीन सिद्धांत का आविष्कार नहीं कर सके, किसी ऐसे व्यापक आधारभूत सिद्धांत का जो काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करता, संपूर्ण रीतिकाल में इसका अभाव है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई मौलिक कंट्रीब्यूशन नहीं किया जिसकी हम उनसे उम्मीद करते थे हमेशा। राजा महाराजाओं के दरबार का गान करना, उनकी प्रशंसा करना, वो अलग बात है। लेकिन आप, जैसे आधुनिक काल को हम गद्य काल कहते हैं ना, तो गद्य एक अपने आप एक नई डिस्कवरी है, और उसमें कितनी सारी विधाएं आती है और कितना कुछ लिखा गया, जो किस तरह से एक नए नैरेटिव को, एक नए जेनर को हमारे सामने क्रिएट करके एक नई चिंतन प्रणाली को, एक नई धारा हमारे सामने जीवंत कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार हिंदी रीति ग्रंथों द्वारा काव्यशास्त्र का कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हो सका, सीधी सी बात है। फिर इन लक्षण ग्रंथकारों का मूल उद्देश्य काव्य रसिकों को काव्यशास्त्र से परिचित कराना तथा अपने पांडित्य का सिक्का जमाना था। उनके समक्ष काव्यशास्त्र की कोई गंभीर समस्या
थी ही नहीं जिसका समाधान करने का वे प्रयास करते। फिर इनका उद्देश्य यही था कि बस राजा महाराजा को, रानी को खुश करना है। कोई ऐसा मतलब शास्त्रार्थ तो कोई चल नहीं रहा था इनके सामने कि कोई चुनौती दे रहा है कि आपको एक बेहतर ग्रंथ लिख के दिखाना है, कोई बेहतर चीज रच के दिखाना है। तो इनको सिर्फ वहीं जो दरबार था ना, वहीं पे अपना नाम कमाना था। तो भी जब चुनौती भी बड़ी नहीं थी तो आप सृजन भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, वही वाली बात हो जाती है। इसलिए रीतिकाल के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनकी यह स्थिति बनती है और वो इस स्थिति से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते, या छोटी सोच के कारण कोई बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है। इसलिए चुनौती जब बड़ी होती है तो समझिए कि कुछ नया होने वाला है, उससे घबराना नहीं बल्कि उसको फेस करना है, उसका सामना करना है, ताकि हम उस चुनौती के माध्यम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें, कुछ नया रच सकें, कुछ नया दे सकें और एक नई चीज निकल के आती है। दरबारी परिवेश में तत्कालीन युग की रुचि गंभीर विषयों की मीमांसा की ओर उतनी नहीं थी जितनी रसिकता की ओर थी, अतः इन कवियों का विवेचन भी सतह ही पर ही नजर आता है, कोई गंभीर बात नहीं हो पाती है। फिर भिखारी दास एवं केशव दास के अलंकार विवेचन एवं वर्गीकरण में अनेक त्रुटियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं? संस्कृत में अलंकार शास्त्र को लेकर जैसी सूक्ष्म विवेचना हो रही थी, उसकी कुछ भी झलक इनमें नहीं पाई जाती। शास्त्रीय विवेचना तो बहुत कम कवियों को इष्ट थी। वे तो लक्षणों को कविता करने का बहाना भर समझते थे। वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनका निर्दिष्ट कोई अलंकार किसी दूसरे में अंतर्भुक्त होता है या नहीं, है ना। मैंने कहा ना कि उनका बस यही था कि वो चमत्कार पैदा करना, बस कोई नया चीज सोचना, नया गंभीर काम करना, उसकी तरफ न तो उनके पास कोई मतलब ऐसा समय था और न ऐसी कोई स्थिति थी। रीति ग्रंथकारों में नायिका भेद का अत्यंत व्यापक एवं विशद विवेचन करते हुए अनेक ग्रंथ वात्सायन के कामसूत्र को आधार बनाकर लिखे। इसी के अंतर्गत श्रृंगार का भी पर्याप्त विवेचन हुआ है। मैंने कहा ना कि सेक्स को लेकर के बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, काम भावना को लेकर लिखते रहे बस। संस्कृत काव्यशास्त्र में सूत्र, कारिका, टिक्का भी जो पद्धति चल रही थी, उसका आधार इन रीति ग्रंथकारों ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए वे विषय का स्पष्टीकरण करने में सफल नहीं हुए। यानी कि परंपरा में जो कुछ क्रिटिसिज्म चल रहा था, जो आलोचकी बोध था, उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए भी नई दृष्टिबोध को वो आत्मसात नहीं कर पाए। रीति काल के इन लक्षण ग्रंथकारों ने श्रृंगार रस निरूपण के नाम पर विलासी राजाओं एवं दरबारियों को श्रृंगार रस से लबालब भरे हुए चषकों के साथ साथ काव्य की सरसता का पान भी कराया। भले ही हम इन्हें आचार्य न माने, किंतु हिंदी में काव्यशास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है। और इस विवेचन से कह सकते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले ये सैकड़ों कवि शुद्ध रूप से आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। नगेंद्र ने आचार्य की 3 कोटियां बताई है। उद्भावक आचार्य जो किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करे, व्याख्याता आचार्य जो स्थापित मत की व्याख्या करे, कवि शिक्षक आचार्य जो काव्य शास्त्र को सरस रूप में अवतरित करे, है ना। नगेंद्र ने आचार्यों की इसलिए 3 कोटियां बताई है। उद्भावक यानी कोई नई पद्धति को, नया सिद्धांत लेके आ रहा है। फिर व्याख्यान जो सिर्फ व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है, और जो कवि शिक्षक यानी कि जो कुछ काव्य शास्त्र है उसको उसकी ही व्याख्या कर रहा है। ठीक। निश्चय ही रीति ग्रंथकार प्रथम वर्ग के आचार्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। वे द्वितीय वर्ग में आने वाले व्याख्याता आचार्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्थापित मत की व्याख्या करने का काम भी नहीं किया। वे वस्तुतः तृतीय वर्ग के कवि शिक्षक आचार्य ही माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्यशास्त्र की परंपरा को सरस रूप में हिंदी में अवतरित करने का बस ये महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए उनको तृतीय वर्ग में ही रखने का काम नगेंद्र करते हैं। ठीक है। देखिए, मोटा मोटी जो बेसिक ज्ञान है, इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी जब हम रीतिकाल की कविता को समझेंगे ना। और किसी भी युग को हम समझते हैं तो उसको संपूर्णता में समझना होता है। जब तक हम उसको संपूर्णता में नहीं समझते हैं, उसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं समझते हैं, तब तक समझिए कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, अधूरा ही रहेगा। तो ये सारी जो विशेषताएं यही बताती है कि रीतिकाल के जो कवि, उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, मतलब लिखे उस परंपरा में, लेकिन कोई इस प्रकार से मौलिक चिंतन, कोई इस प्रकार से डिफरेंट चीज हमारे सामने कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए वो लोग। होता ना, जो मस्खरे होते, जो जो मंची कवि होते, वो कविताएं अच्छी अच्छी कहते हैं अपने जमाने में, वो सारे हजारों श्रोताओं को खुश कर देंगे, हंसा देंगे, लेकिन
उसमें अगर नया कुछ नहीं हो पा रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अच्छा है, उसका प्रभाव है, लेकिन दूर तक उसका कहीं कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, तो हम उसको उसी प्रभाव के साथ में, उसी स्थिति के साथ में देख पाएंगे ना। तो ये अगर हम समझेंगे तो रीतिकाल के जो कवि हैं या जो आचार्य हैं, जिनको आचार्यत्व की बात कही जाती है, उनमें वो सारी चीजें लगभग, उनका कहना है कि उसका अभाव, और वो सिर्फ क्या है, कवि शिक्षक आचार्य के रूप में ही हम उनको देख सकते हैं। और जब हम उनको कवि शिक्षक आचार्य के रूप में ही देखेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन भी कुछ वैसा ही हमें नजर आएगा। अब रीतिकाल के जो कवि हैं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? रीति निरूपण लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। यद्यपि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए उन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी। श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति का स्थान दिया जा सकता है। रीतिकाल के अधिकतर कवि राजाश्रय में रहे, अतः राजाश्रय दाताओं के दान पराक्रम आदि का अलंकार के साथ वर्णन करना इन्हें धन प्राप्ति होती थी, अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं भी लिखते रहे, आत्मलाभ भी प्राप्त करते रहे, जीवन के कटु तिक्त व्यक्तिक अनुभवों की नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते रहे हैं। कुल मिलाकर के भक्ति और नीति को भी इन कवियों की प्रवृत्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है। तो रीति निरूपण कवियों का वर्गीकरण इस तरह है। काव्यांग परिचय कवि, इन कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना है, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। मतलब अपनी शक्ति नहीं है, मैंने कहा ना कि वो जो काव्य के जो अंग है उस परंपरा में ही, परिपाटी में ही चलना, अपनी प्रतिभा में का वहां पे उपयोग नहीं करना है। कहते हैं जो कि एक परफॉर्म, जो एक खाम, आपको एक सांचा दिया हुआ है ना, उसी में आपको सब कुछ खाना पूर्ति करना है। एक फॉर्मेट दिया हुआ है ना, उसमें सिर्फ शब्द भर देना आपको, उस फॉर्मेट को तोड़ना भी नहीं है, उसमें कुछ नया प्रयोग भी नहीं करना है। तो ये भी अपने आप में क्या कहेंगे इसको आप, भाई रचनाकार का काम है कुछ नया सृजन करना, नया सोचना उसका काम है। अगर वो उस काम को नहीं कर पा रहा है, अगर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो आप उसको कैसे समझ पाएंगे, उसकी रचनात्मकता को हम नहीं समझ पाएंगे। तो रीतिकाल के कवि भले ही राजाओं को खुश करने के लिए उनकी रानियों की सुंदरता, नायिका के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, उनके अंदर काम भाव पैदा, मतलब उनके अंदर सेक्स करने की भावना पैदा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ क्षणिक प्रभाव है। इसलिए मैंने कहा ना कि उस कविता में वो काव्य लोक जीवन की जो रसमय धारा है, जो संघर्ष की धारा है, जो कहते हैं ना कि जीवन संघर्ष का जो प्रवाह है, उसका वहां पर अभाव नजर आता है। वो इसीलिए अभाव है। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वे या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त है कि उनमें कवित्व का विशेष बोध नहीं होता। ठीक। रीति निरूपण एवं काव्य रचना के समान महत्व देने वाले कवि, इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना रहा है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित है तथा उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के कवियों में प्रमुख है चिंतामणि, मतिराम, भूषण देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति, पद्माकर और ग्वाल। कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार। इस वर्ग के कवियों में काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझता, किंतु रीति तत्व का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इसके काव्य ग्रंथों में रीति को जानकारी का पूरा पूरा प्रयोग किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्हीं कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। इस वर्ग में बिहारी, भूषण, चंदन, मतिराम, इनकी लिखी सच्चाइयां, नक्शिक वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। रीति निरूपण करने वाले आचार्य भी दो प्रकार के हैं, सर्वांग निरूपण और विशिष्टांग निरूपण। ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस, ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार, छंद सबका वर्णन किया है। अपने ग्रंथ में किया है वे सर्वांग निरूपण कवि कहे जा सकते हैं। ऐसे कुछ कवि देखिए, चिंतामणि कवि, कुलकल्पतरु देव, शब्द रसायन, कुलपति, रस रहस्य, भिखारी दास, काव्य निर्णय, सोमनाथ, रस पीयूष निधि, अमीर दास, सभा मंडन, जनराज, कविता रस विनोद।
और विशिष्ट जो निरूपण कर रहे हैं कवियों ने किसी एक काव्यांग रस अलंकार छंद का विवेचन किया, कहीं कहीं उनमें से रस अलंकार का विवेचन एक साथ किया, जैसे देव भावविलास तथा याकूब खान के रसभूषण से। फिर देखिए इस काल के कवियों में क्या श्रृंगारिकता की हम बात पहले कर ही चुके हैं कि श्रृंगारिकता तो इस काल का आधार है भाई। ये सारे कवि श्रृंगारिकता में ही तो खो गए, तभी तो उनका जनजीवन से कहीं कोई संपर्क नहीं है, जो संपर्क आपको आधुनिक काल में नजर आता है। आधुनिक काल का कवि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लिखता है। किसान मजदूर संघर्ष करने वाले वर्ग, उन सारी स्त्रियां, उन सबका संघर्ष वहां नजर आता है। वहां सिर्फ भोग विलास और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है। तो इस अंतर विरोध को और इस विरोधाभास को हमें समझने की आवश्यकता है। हम इस रूट को जब समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का एहसास होगा, हमें बहुत सारी चीजों का पता कविता और साहित्य के माध्यम से चलेगा। रीतिकाल के कवियों की दूसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो श्रृंगारिकता। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक और शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का संस्पर्श करने लगा। मैंने कहा अश्लील हो चुका है, इसको आधुनिक भाषा में लोग अश्लील कहते हैं। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया गया। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास और समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई है। नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में देखती है। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि में विहंग सौष्ठव शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में इनकी प्रवृत्ति नहीं रही। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं स्वकीय प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं। अन्यथा सर्वत्र पर क्या प्रेम की प्रधानता रही। स्वकीय मतलब आपकी पत्नी के साथ प्रेम, पर क्या मतलब कि जो पराई नारें हैं, बहुत सारी जो अन्य औरतें, उनके साथ किस प्रकार जो संबंध बनाने की जो उसमें परंपरा थी। रनिवासों में बहुत सारी स्त्रियां रहती थी, आपको पता ही है। चाहे वो हिंदू राजा हो, चाहे मुस्लिम राजा हो, कोई भी राजा हो, वो बहुत सारे विवाह भी करते थे। उनके रंग महलों में एक अलग से महल होता था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुंदर स्त्रियों का ही निवास होता था। और ये लोग छांट छांट के लाते थे उनको वहाँ, कि राजा को खुश करने के लिए, उसके साथ संभोग करने के लिए, है ना। तो इसलिए उस स्वकीय मतलब कि जो एकनिष्ठ प्रेम की जो बात कहते हैं ना, उसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। बाकी राजा तो कहते हैं कि न जाने कितनी स्त्रियों के साथ सोते थे। इसलिए आप देखिए कि राजाओं की उम्र अक्सर बहुत कम हुआ करती है उस जमाने में। देखिए तमाम भोग विलास सुख सुविधाओं के बावजूद भी उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूप लीलसा भोगे इच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है, वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया है। वियोग वर्णन में अंतर्गत रीति मुक्त कवियों घनानंद आदि के हृदय की विकलता को समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीजें इनके यहाँ पर नजर आती है। और इसको हम पहले भी हम इस पर बातचीत कर चुके हैं कि श्रृंगार और भोग विलास का जो चित्रण करना है, इन क्योंकि राज दरबार में थे, मैंने कहा ना कि राजाओं की कृपा पर आप पल रहे हैं, तो फिर आपको उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। भागीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता पर लिखा है कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपान की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपस्या, चार्य आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि वो जीवन में भी नहीं तो वहाँ कविता में कैसे आएंगे भाई। राजा के अंदर भी कहीं एकनिष्ठ प्रेम नहीं नजर आ रहा, वो न जाने कितनी औरतों के साथ सो रहे हैं, तो काम ही भोग विलास करना है। तो फिर उस मूल्य की बात हम जीवन में कहाँ से पाएंगे? वो मूल्य जीवन में भी जाहिर सी बात है नजर नहीं आएगा, तो कविता में वो मूल्य कहाँ से आएगा? बहुत ही सामान्य सी बातचीत है ये। फिर अलंकारिकता। रीतिकालीन काव्य में अलंकार की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। मतलब उस दौर में था कि कविता में अलंकार होना चाहिए, कविता को बहुत ही अलंकृत करना, बड़ी सुंदर, मतलब इस प्रकार की शब्दावली में रखना है कि बड़ी, जैसे होता है ना किसी स्त्री को सजाते हैं बड़ा अलग अलग आभूषण पहना करके। अलंकार का मतलब क्या है कि आपने
बहुत सारा सोना पहना है, कुछ हाथ में पहना है, वो पहना है, वो पहना है, आप एकदम बिल्कुल सुंदर सज समझ के तैयार हो गए। कविता वो नहीं है। कविता के अंदर कंटेंट होना चाहिए ना भाई, कंटेंट ही नहीं है और बाहर से आप बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं तो उससे महान साहित्य लिखना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन रीतिकाल की कविता की यही प्रधान विशेषता है और इससे आगे इससे पीछे हम क्या ज्यादा बोल सकते हैं आपको। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वह कितनी ही गुणों से क्यों न भरी पड़ी हो। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुरवण सरस सुव्रत भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित्र। कह रहे हैं कि चाहे कितना भी कुछ हो लेकिन जब तक उसके अंदर अलंकार नहीं है तब तक, चाहे वो मित्र हो, चाहे कविता हो, चाहे स्त्री हो, उसको मैं अच्छा नहीं मान सकता हूँ। केशव कह रहे हैं ये बात। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में आलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक श्लेष अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि उसमें पर्याप्त की गई है, तो दूसरी ओर उसमें उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति जैसे भाव विरूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। देखिए, रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान मिलना कठिन था। परिणामतः इस काल में आलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है उस काल में साध्य बन गया था, है ना। मतलब कविता का माध्यम है, वो कविता का लक्ष्य नहीं हो सकता है। कविता का लक्ष्य क्या है? आपकी, वो जो शुक्ल जी ने कहा ना कि हृदय की मुक्तावस्था है, हृदय को मुक्त करना है। कविता का उद्देश्य सिर्फ अलंकार को प्रमोट करना, उसको स्थापित करना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से रीतिकाल की कविता उसी को अपना सब कुछ मान रही थी। इसीलिए रीतिकाल की कविता की जो सीमा है वो हम समझ सकते हैं। फिर है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। भाई, जिसका आप नमक खा रहे हैं उसकी तो आपको सेवा करनी ही होगी ना भाई। तो सारे के सारे कवि राजा महाराजाओं सामंतों के दरबार में थे, उनकी सेवा में लगे थे, उनके द्वारा दी गई सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, उनकी कृपा पर ही पल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनको उन राजाओं की प्रशंसा तो करनी ही होगी। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मतिराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों में से प्रतिवृत्ति प्राप्त करते थे। अतः स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित्र की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी, छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशोक्तिपूर्ण है। जीविका हेतु वृत्ति यानी कि पैसा पाने वाले कवियों के लिए आश्रयदाताओं का गुणगान करना अनचाही व्यवस्था थी। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए भी षड्यंत्र चलते रहते थे, अतः आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। स्वतः स्फूर्त काव्य रचना की प्रवृत्ति राजनीतिक तोड़ जोड़ एवं दांवपेच में लीन कवियों के लिए हो ही नहीं सकती थी। भाई, मैंने कहा ना कि जब आपका घर का गुजारा भत्ता वहीं से आ रहा है तो फिर आपको उसकी चमचागिरी करनी है, उसके बारे में ही लिखना है। समझिए कि वही उनकी नौकरी थी उस जमाने में। अब आपको नौकरी मिली है जहाँ से आपका परिवार चल रहा है, खान पान चल रहा है, जहाँ रह करके आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो वहां पर तो आप मौलिक चिंतन करने का ख्वाब अगर देख रहे हैं तो वो मुश्किल है, वो मुमकिन नहीं है वहां पे। फिर बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, मतलब बहुत सारा ज्ञान दिखाना और चमत्कार दिखाना।
रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण ये काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला, इन सभी का समावेश है। इस प्रकार आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उनके निम्न दोहे में प्राप्त होता है। विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण से होता है। सुदर्शन का शिष्ट प्रयोग करके वो चमत्कार पैदा करते हैं। ठीक। फिर भक्ति एवं नीति की बात भी ये लोग करते हैं। कहीं कहीं पर क्या करते हैं देखिए, नगेंद्र क्या लिखते हैं। नगेंद्र रीतिकाल के बहुत बड़े विद्वान भी हैं और बड़े हिंदी साहित्य के इतिहासकार, आलोचक, आप जानते हैं नगेंद्र के बारे में। मैंने पहले भी नगेंद्र के बारे में बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में इनका बहुत बड़ा जलवा हुआ करता था अपने जमाने में। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रूप रस की उपासना करते हुए उनके विलास झरझर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। वो कह रहे कि मतलब वो इतने अधिक भोग विलास में डूब गए थे या उसके काम कर रहे थे कि अब मतलब भक्ति कहने की बाहर दुनिया को दिखाना पड़ता है ना भाई। अंदर चाहे आप कितना भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। जब आप इतना गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बना रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बना रहे हैं, तो फिर आपको मंदिर में जाके दिखावा तो करना पड़ेगा ना, पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी, भक्ति भाव भी करना पड़ेगा, लोगों के सामने आदर्श की बातें तो करनी पड़ेगी ना। तो रीतिकाल के कवि यही तो कर रहे थे। अब राजाओं के आश्रय में है, राजा भोग विलास में डूबा हुआ है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं और आप क्या दूसरों को क्या मुंह दिखाएंगे फिर। तो आप कहीं कृष्ण भक्ति के कुछ गीत गा रहे हैं, कुछ भक्ति की बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि अरे बहुत अच्छा है ये तो ये जो अंतर और बाहर का जो कॉन्ट्राडिक्शन, जो विरोधाभास है, वो आज के जमाने में भी आप देख सकते हैं। और आज के जमाने में कितना दिखावा है, कितना ढोंग है, कितनी चमचागिरी है। मार्केट और पैकेजिंग का जमाना है ना, तो मीठा मीठा बोल के, इंग्लिश में बोल के आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए बस। बेवकूफ बनने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, चाहे धर्म के नाम पे बनाओ, चाहे बाजार के नाम पे बनाओ, चाहे क्रेडिट कार्ड के नाम पे बनाओ, बस बेवकूफ बनाने का आपके पास थोड़ा सा सलीका होना चाहिए बस। मीठा बोलना, बिस्किट खिलाना, उसको गेस्ट आता है तो, कस्टमर आता है तो कैसे उसको सर्व करना, जूस पिलाना, नारियल का पानी पिलाना, ये सब करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पीएचडी में बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो उनको पहली बार खाना खिलाया जाता है, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, फिर उनसे बड़ी मोटी फीस वसूली की जाती है। और पढ़ाई के नाम पर क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। और अंत में एक जो भी कॉपी पेस्ट करके वो एक थीसिस जमा कर देते हैं और वो विश्वविद्यालय उनसे 4-5 साल में 4-5 लाख वसूल कर लेता है और उनको भी डिग्री मिल जाती है बस। यही चल रहा है सब तरफ। इसीलिए कल किसी का लेख पढ़ रहा था ना मैं कि मतलब आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के लिए आपको बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए, बस रटे रटाए तोते चाहिए, आप दिमाग से कुछ सोच पाए। यही रीतिकाल के संदर्भ में ही जोड़ेंगे तो रीतिकाल के कवि, इसलिए मैंने कहा ना कि रटे रटे रटाए तोते ही हैं वो। उन्होंने कोई मौलिक चिंतक नहीं किया, कोई मौलिक सोच उनके पास नहीं है, तो उसका कारण भी यही है कि वो उस तरह से स्वाभिमानी भी नहीं है, उस तरह से उनका चुनौती देने की उनके पास ताकत भी नहीं है। और जब आप दूसरों की कृपा पर पल रहे होते हैं ना, तो फिर आपका स्वाभिमान धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है, खुद भी निस्तेज हो जाता है वो। ये सच है। ठीक है। और कह रहे हैं कि राधा और कृष्ण के नाम पर लिखी गई रचनाओं में भक्ति भावना प्रमुख न होकर श्रृंगार ही प्रमुख है, इसीलिए इसका कारण श्रृंगार ही वहां प्रमुख है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति सच्चाई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। नीति संबंधी उक्तियां भी इन कवियों में मिलती है और दरबारी वातावरण के सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन क्या है कि नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। गाग बेताल वृंद एवं गिरधा दास ने नीति संबंधी प्रचुर रचना की है। ठीक है। फिर देखिए नारी के बारे में क्या बोलते हैं। नारी के बारे में, नारी तो आप जानते हैं इनके लिए एक भोग विलास की वस्तु रही है रीतिकाल में।
और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तो हमको पहले ही बताया हमने, ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते हैं लोग, ब्रज भाषा इस काल की प्रमुख भाषा रही है। तो रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। नायिका के नक्शिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई। नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रही। यानी कि नारी का फिजिकल सौंदर्य चित्रित करना, उसके स्तनों को लिखना, उसकी योनि के बारे में लिखना, निगाह उसकी आंखें, उसकी मतलब नक्श यानी कि उसके या नीचे नाखून से लेकर के माथे तक का वर्णन करना, पूरी फिजिकल उसका स्ट्रक्चर क्या है, सुंदरता क्या है, उन सारी चीजों को इन कवियों ने बड़े विस्तार के साथ में चित्रित किया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनको मैंने कहा ना कि राजा को खुश करना था ना भाई, या सामंत को खुश करना था, उसके अंदर की काम भावना को जगाना था। तो जब उसके अंदर वो उस तरह की बातें होगी तभी तो उसके अंदर की काम भावना जागृत होगी ना भाई। तो ये सारी चीजें हैं। नारी के कमनीय अंगों का स्थूल एवं मांसल चित्रण अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप का परिचय कराया। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका का। अंत वे अन्य पक्षों की ओर से उदासीन रहे। नारी को वे भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे, अतः उनके अन्य रूपों गृहिणी, माता, भगिनी, देवी आदि का वर्णन नहीं है। नारी के प्रति इस एकांगी दृष्टिकोण के कारण ही उनकी सामाजिक महत्ता एवं उसकी श्रद्धा वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण के लिए बहुत जरूरी था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। वो वहां सिर्फ उसकी योनि दिख रही है, बस उसको भोगना है, बस उसकी कोई और भूमिकाएं हैं, वो खुद अपने आप में कुछ है, इस सारी चीजों का जैसे कोई मतलब ही नहीं है। उसके स्तन, उसकी बॉडी कितनी महत्वपूर्ण है, उसको कितना अधिक उसके साथ संभोग हो सकता है, सेक्स हो सकता है, उन सारी चीजों को दिखाना जैसे इन कवियों का मेन लक्ष्य था। ठीक। फिर प्रकृति चित्रण, रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ, वो भी माध्यम के रूप में हुआ है, कोई इस तरह से चीजें नहीं मिलती है। फिर देखिए, हमने कहा ना कि ब्रज भाषा का प्रयोग ये लोग कवि करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम पहले ही फिर बातचीत कर चुके हैं। स्पष्ट है कि रीति कालीन कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। रीति काल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की थी, अपितु ब्रज क्षेत्र के बाहर के हिंदी कवियों ने भी ब्रज भाषा में ही लिखा। रीतिकालीन ब्रज भाषा अपने शब्द सौष्ठव, आनुप्रासंगिकता, मधुरता, पद लालित्य के कारण काव्य भाषा के लिए बहुत उपयुक्त थी, किंतु उनमें कवियों में मनमानी तोड़ मरोड़ की भी मतलब पूरी उसके अंदर संभावना थी। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं, रीति काल में एक बड़े अभाव की पूर्ति ही हो जानी चाहिए थी, वो यह नहीं हुई। ब्रज भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। हमने कहा ना कि समय के साथ चीजों को मॉडिफाई करना होता है, लेकिन इन कवियों के पास इतना समय नहीं था ना किस भाषा की प्रवृत्ति पर काम करे, क्योंकि वो तो भोग विलास में डूबे हुए थे, या भोग विलास जो कर रहे थे उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो इनके पास मौलिक चिंतन करने का समय तब तक नहीं था। और देखिए आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी, इसी बात को कह रहे हैं कि अतः इस काल की ब्रज भाषा में पर्याप्त होने वाली अवधि शब्द अस्वाभाविक नहीं है। इस काल की ब्रज भाषा में फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और क्या कहते हैं शुक्ल जी, राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुसरण हुआ और फारसी के लच्छेदार शब्द वहां चारों ओर सुनाई देने लगे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान या जय जयकार तक ही अपने को कैसे रख सकते थे। ने कहा ना कि मतलब फिर उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना भाई। और देखिए आगे क्या है, भाषा के लक्ष्य और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। मतलब गणानंद के बारे में लिख रहे हैं, गणानंद को भाषा का बहुत गहरा ज्ञान था, और किस भाषा को कैसे कहना है और किस तरह से अभिव्यक्त करना है, अगर आपको समझना है तो शायद हम गणानंद के अंदर इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है।
और ज्ञानानंद तो वैसे भी प्रेम की पीर के कवि हैं, तो उनकी कविता थोड़ी अलग तरह की है, क्योंकि वो की सुजान नाम की वेश्या, उनका मतलब प्रेम एकनिष्ठ प्रेम था ना, बाकी राजाओं की तरह उनका प्रेम उस तरह का नहीं था जहाँ सिर्फ भोग और विलास ही है। ज्ञानानंद जिस सुजान से प्रेम करते थे उसके प्रेम में मतलब कहते हैं कि पागल हो गए थे बाद में, और उसी की याद में सब कुछ लिखा उन्होंने, क्योंकि वो उनको छोड़ के चली गई थी, या उन्होंने उस लड़की ने उनको स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो उसके प्रेम में पूरी तरह से पड़ चुके थे। यानी कि मतलब होता है ना कि जो लैला मजनू के प्रेम की बात कहते हैं, हम राधा कृष्ण के प्रेम की बात कहते हैं, तो उस तरह का प्रेम था उनका। तो उनकी कविता में वो ताकत भी है, उनकी कविता में वो बात भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रीतिकाल की मोटा मोटी सारी विशेषताएं और रीतिकाल की प्रवृत्ति को आप समझ सकते हैं। और इस पूरे वीडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे तो शायद रीतिकाल के बारे में मोटा मोटी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गिव अप नहीं करना है ज़िंदगी में, ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर अपने मुकद्दर के साथ जीना है। चुनौतियां ही हमारी असली ताकत होगी, अगर हम उनको सही से फेस कर जाते हैं, उनका सामना कर लेते हैं। और ज़िंदगी के उतार चढ़ावों से घबराना नहीं है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा अच्छा और बुरा दौर ज़िंदगी में आएगा और जाएगा। हमें अपने आप को उनसे सीखना है और मजबूत बना के आगे बढ़ना है, और अपने भीतर की पॉजिटिविटी को हमेशा बना के रखना है। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपका बहुत बहुत वेलकम है के की हिंदी में। ठीक है, मस्त रहिए।